दोस्तों, आखिरकार नेपाल की नई प्रधानमंत्री का ऐलान हो चुका है। सुशीला कार्की अब नेपाल की अंतरिम पीएम बनेगी। रात 8:45 पर शपथ ग्रहण होगा। राष्ट्रपति संसद भंग करने के लिए तैयार हैं और नेपाल में आज भारतीय पत्रकारों के साथ मारपीट भी हुई। आइए नेपाल की घटनाओं से जुड़ी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं। देखिए, नेपाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा भी 50 से ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें एक भारतीय महिला की भी जान चली गई और सुशीला कार्की का पीएम बनना तय हुआ। वहीं नेपाल की होटल इंडस्ट्री को भी इस जेन जी आंदोलन से तकरीबन 1600 करोड़ का नुकसान हुआ। सुशीला कार्की, जिन्हें नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत के रूप में जाना जाता है, जिनका जन्म 7 जून 1952 को शंकरपुर सरलाही में हुआ था। इन्होंने हमारे भारत के BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में MA की पढ़ाई की हुई है और ये नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश भी बनी है और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार सख्त बयान भी दे चुकी है। यही वजह है कि जेन जी आखिरकार इनके PM बनने के लिए सहमत हो पाई। देखिए, नेपाल से जुड़े आज शुक्रवार के दिन भर के 10 बड़े अपडेट। सुशीला कार्की जो कि अंतरिम PM बनेगी, कुछ ही देर में उनका शपथ ग्रहण होगा। उन्हें मेयर बालेन शाह का समर्थन भी मिला है। वहीं नेपाल में भारतीय पत्रकारों के साथ पहचान पूछकर मारपीट की गई। आज कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई क्योंकि कुछ लोगों ने उन पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप भी लगाया है। आज भी नेपाल सेना और जेन जी के बीच बैठक का दूसरा दौर जारी रहा, जिसमें अंतरिम सरकार और संसद भंग करने पर चर्चा हुई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। सेना गश्त कर रही है, दुकानें खुली और मलबा साफ किया जा रहा है। इधर भारत ने भी विशेष उड़ानों से अपने भारतीय नागरिकों को जो कि नेपाल में फंसे हुए हैं उन्हें निकालना शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश के भी 140 लोग सुरक्षित वापस अपने वतन लौटे। कई भारतीय सोनोली और पानी टंकी जैसे बॉर्डर से भी वापस आ रहे हैं। दिल्ली काठमांडू बस अभी नेपाल में फंसी हुई है और वहीं अयोध्या के 8 यात्री भी हिल्सा में अटके हुए हैं। भारतीय वॉलीबॉल टीम को भारतीय दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी ने बचाया। मेंबर उपासना गिल की वीडियो अपील वायरल हुई थी, उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने यह काम किया। वहीं SSB ने नेपाल की जेल से भागे 67 कैदियों को भारत में घुसने से पकड़ा। इधर गाजियाबाद की राजेश गोला की होटल में आगजनी में मौत हो गई, जो एक भारतीय नागरिक हैं और होटल कारोबार 50% गिरा। जरूरी सामान भी नेपाल में महंगे हुए हैं। अब आखिरकार फाइनली ये तय हुआ कि सुशीला कार्की ही नेपाल की अंतरिम PM बनेगी। कांतिपुर टेलीविजन ने आगजनी के बाद ब्रॉडकास्टिंग फिर से शुरू की और नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति बोले कि जेन जी की मांगे मौजूदा संविधान से पूरी हो सकती हैं। ये नेपाल में रिपोर्टिंग कर रहे भारतीय पत्रकारों के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा, देख सकते हैं आप। अब नेपाल के सिंह दरबार में नया PM ऑफिस बनाने के लिए तैयार किया जा रहा, क्योंकि पुराने PM हाउस को तो जेन जी ने जलाकर राख कर दिया। यह ऑफिस मिनिस्ट्री के लिए बनाई गई बिल्डिंग में तैयार किया गया। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने मुख्य बिल्डिंग में आग लगा दी थी। वहीं भारत नेपाल सीमा पर भी अब आवाजाही शुरू हुई। नेपाल में 51 मृतकों में से 30 की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद इस बात की जानकारी दी। वहीं नेपाल मानवाधिकार आयोग बोला कि संविधान के आधार पर संकट का समाधान निकालें। जेन जी के प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। नेपाल में मरने वालों में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। नेपाली सेना ने सोशल मीडिया पर सेना से जुड़ी खबरों पर भरोसा न करने की भी अपील की है। आज नेपाली सेना प्रमुख राष्ट्रपति भवन पहुंचे। स्पीकर और नेशनल असेंबली अध्यक्ष बोले कि संविधान के दायरे में रहकर समाधान निकालें। और इधर नेपाल के नुक्खु जेल प्रशासन ने भागे हुए कैदियों से भी आत्मसमर्पण करने को कहा है। ये पोस्टर भी जारी किए, देख सकते हैं आप। इस बीच नेपाल से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखिए। नेपाल से पिंडदान करने बिहार गयाजी आने वाली 100 बसें कैंसिल की गई। यात्री बोले कि पता नहीं बस में कहां आग लगा दे। 30,000 लोग यहीं ठहर गए। वहीं नेपाल में फंसे पंजाब के भी 92 लोग वापस सुरक्षित लौट आए हैं। आगजनी और कर्फ्यू के बीच भेरवा बॉर्डर पार किया। अमृतसर से जनकपुर धाम गए थे ये। और एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, देखिए आप। एक शख्स का कहना कि मेरे सामने गाड़ियां फूंक दी गई, लगा कि अब जिंदा नहीं बचूंगा। नेपाल से बिहार लौटने वाले लोगों में भी दहशत का माहौल है। बोले कि मौत सामने से निकल गई, हर तरफ आग ही आग थी। वहीं नेपाल में राजस्थान जयपुर के पर्यटकों की बस पर भी पत्थरबाजी हुई। फिर हुड़दंगियों ने धमकाया। 200 लोगों ने एयरपोर्ट में घुसकर जान बचाई। अब भूखे मरने की नौबत आ रही। कई लोग अपने परिजनों को वीडियो कॉल करके ये खबरों की जानकारी भी दे रहे हैं। और देखिए, नेपाल से रेस्क्यू हुई दिल्ली की उपासना गिल भी भारतीय दल के साथ ये सुरक्षित वापस लौटी हैं। हरियाणा की खिलाड़ी भी इनके साथ थी। इंडियन एम्बेसी को थैंक यू बोला। दिल्ली से नेपाल में वॉलीबॉल लीग इवेंट होस्ट करने गई उपासना गिल और उनके साथ वहां मौजूद सभी भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, इन्होंने वीडियो जारी किया था उपासना ने एयरपोर्ट से। उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने भी इनकी मदद की और आखिरकार ये सुरक्षित लौट आई है। और नेपाल में नए PM के नाम को लेकर बालेन शाह को लेकर देखिए, जेन जी में भी विरोध देखा जा रहा। अगर बालेन नहीं तो फिर कौन होगा नेपाल का मुखिया? इसको लेकर 10 गुटों में बढ़ गए आज जेन जी। जी हाँ, जनरेशन जेड के युवाओं का कहना है कि हमें अगर प्रधानमंत्री भी चाहिए तो युवा चाहिए। सेना मुश्किल में है कि किससे बात करें। तो इन सब कंफ्यूजन के बीच आखिरकार अब जेन जी और नेपाल आर्मी के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि सुशीला कार्की अब नेपाल की अंतरिम PM बनेगी। आज रात 9:15 बजे वो शपथ लेगी। बाकी नेपाल में अंतरिम PM के लिए बीते दिन भी काफी झड़प हुई प्रदर्शनकारियों में। एक गुट ने तो ये भी कहा था कि सुशीला कार्की भारत समर्थक है, इसलिए हमें मंजूर नहीं है। तो कुछ लोगों ने बालेन शाह का समर्थन किया। अब बालेन शाह के पार्टी वाले भी खुद सुशीला कार्की का ही समर्थन कर रहे हैं, तो उनका PM बनना तय हुआ।
तो ये दोस्तों आज नेपाल घटना से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहेगा हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।